MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और अब रिपब्लिक भारत पर शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, महाभारत प्रतीक है धर्म और अधर्म के युद्ध का। यह इतिहास गवाह है कि जब जब अधर्म के आतंक ने सिर उठाया, उसे धर्म के अर्जुनों ने कुचला है, नेस्तनाबूद किया है। दर्शकों, आप अपने घर पर अगर बिना डर के जी रहे हैं, खुलकर जी रहे हैं, तो उसकी वजह है वो लोग जो आपके लिए ढाल बनकर खड़े हैं, शील्ड बनकर खड़े हैं, जो दिन रात उन इनपुट्स को जुटा रहे हैं, जो दिन रात अनगिनत साजिशों को पूरा होने से पहले ही मिट्टी में मिला रहे हैं। दोस्तों, हमारी पुलिस, हमारे सुरक्षा बल, हमारी सेना और हमारे खुफिया एजेंट्स, हमारी खुफिया एजेंसियां, जिनको जितनी बार सैल्यूट कीजिए वो कम होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, जहां महाभारत में भीम और अर्जुन है, वहीं शकुनी भी तो होता है। दोस्तों, आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, जरा देख लीजिए। एक तरफ हमारी पुलिस, हमारे जवान आतंकियों को खोज रहे हैं, उनका हर प्लान, हर साजिश, हर मॉड्यूल एक्सपोज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेल में बंद आतंकी मौज कर रहे हैं। तस्वीर जरा देख लीजिए। आतंकी, जरा देखिए, जेल तक जब आतंकी पहुंचता है, उस आतंकी को पकड़ने के लिए कितनी मेहनत, कितना कलेजा, कितना जिगरा लगता है। दर्शकों, ये आपको मालूम होगा, बताने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे आतंकियों को वीवीआईपी बना देते हैं। जेल में बंद आतंकी टीवी देखते हैं, खुलेआम फोन चलाते हैं, कोई शराब पीता है, कोई पार्टी करता है। दर्शकों, ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, ये कर्नाटक की तस्वीरें हैं। बेंगलुरु जेल में बंद ये शख्स कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इस तस्वीर को थोड़ा सा आपको गौर से देखना चाहिए, जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और इस तस्वीर को थोड़ा सा आपके लिए डिस्क्राइब करना भी जरूरी है। यह मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह पार्टी चल रही है, डांस चल रहा है, शराब पी जा रही है। इसकी तस्वीर भी जरा देखिए। यह कर्नाटक की जेल की तस्वीर है, जहां पर ऐसा लग रहा है जैसे जलसा चल रहा है। और यह जो शख्स है, दोस्तों, इस तस्वीर को आप देख लीजिए। यह ISI इसका आतंकी है। कर्नाटक जेल में जलसा चल रहा है और आतंकी जो है वो क्या कर रहे हैं, वो मोबाइल फोन चला रहे हैं। NIA ने इसके लिए न जाने कितने पापड़ बेले थे, जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूं, तब जाकर उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन जेल में वो उससे भी ज्यादा मौज में। क्या आतंक से हम लोग ऐसे लड़ेंगे? दोस्तों, एक आतंकी को पकड़ने में क्या क्या लगता है, उसका कुछ परसेंट मैं आपको दिखाता हूं। केवल 10-20% ही दिखा पाऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ लगता है एक आतंकी को गिरफ्तार करने के लिए। इस बार एक पूरा का पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया गया, और यह कैसे एक्सपोज हुआ, इसको मैं सिलसिलेवार आपको बताता हूं। इसको समझिए, क्योंकि आज बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई। और यह शुरू कहां से हुआ था? दरअसल श्रीनगर में कुछ पोस्टर लगाए गए, और जो पोस्टर लगाए गए वो जैश ए मोहम्मद के सपोर्ट में थे। पोस्टर लगाने वाले को शायद यह खबर नहीं थी कि अब श्रीनगर में केवल CCTV कैमरे नहीं लगे हैं, बल्कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगा हुआ है, और उससे लैस CCTV लगे हैं। यानी एक बार में ही उसका चेहरा साफ हो गया, स्पष्ट हो गया। और यह भी कि इस शख्स का नाम आदिल अहमद है। यह आदिल एक डॉक्टर है। इसने MBBS की पढ़ाई की, मेडिसिन की डिग्री इसके पास है। यह पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हुआ करता था, और पिछले कुछ दिनों से वो सहारनपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में जाकर प्रैक्टिस करने लगा था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन CCTV के आधार पर डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से जाकर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आदिल की निशानदेही पर जब उसका पुराना लॉकर जाकर खोला गया, तो वहां से AK-47 बरामद हुई। दोस्तों, वो राइफल जो कुख्यात है, जो बहुत खतरनाक है, और यह तो सिर्फ जैसे शुरुआत भर थी। आदिल ने पूछताछ में एक और शख्स का नाम बताया। उसका नाम था मुजम्मिल। यह भी डॉक्टर है, यह अनंतनाग का रहने वाला है, लेकिन कुछ दिनों से यह फरीदाबाद में रह रहा था। दोस्तों, एक यूनिवर्सिटी में यह पढ़ाने का काम कर रहा था। इसने फरीदाबाद के धौज गांव में एक कमरा किराए पर लिया, और उसमें इकट्ठा किया इतना बारूद कि एजेंसियां भी दहल गई, परेशान हो गई। एक ठिकाने से 360 किलो विस्फोटक मिला, जबकि एक और दूसरा जो ठिकाना है
उससे करीब करीब 2600 किलो विस्फोटक मिला है। आईडी बनाने का पूरा सामान मिला है, टाइमर वाइमर ये सब मिले हैं, वायर वायर सब मिले हैं। गोलियां, बंदूक, राइफल वगैरह इसके लिए बहुत छोटी चीज है। इसके लिए हम आपको यह भी बता रहे हैं कि कुल मिलाकर अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इन सब की मदद कर रहे थे और छानबीन अभी भी जारी है। लेकिन यह मॉड्यूल था जैश ए मोहम्मद का। एक और मॉड्यूल आपको दिखाता हूं, यह ISIS खुरासान का मॉड्यूल है। कल उसका भी एक डॉक्टर गिरफ्तार किया गया, उसका नाम है डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद और यह तेलंगाना का रहने वाला है। इस पर कार्रवाई की है गुजरात ATS ने। दर्शकों, यह शख्स भी चीन से MBBS पढ़कर आया था, यानी डॉक्टर है, और इसकी जो साजिश थी वो आपको हिलाकर रख देगी। दोस्तों, यह बारूद और बम नहीं बना रहा था, यह राइसिन बना रहा था, जिसको कुछ लोग रिसिन कहते हैं, कुछ लोग रिकिन कहते हैं। यह ऐसा खतरनाक जहर होता है जिसको बैन कर दिया गया है। दोस्तों, यह केमिकल वेपन्स कन्वेंशन का शेड्यूल नंबर 1 है, उसमें इस जहर को शामिल करके बैन किया हुआ है। और उसकी वजह से इसका एक तिनका, इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों यह बैन है। यह इसलिए बैन है क्योंकि इसका एक तिनका, एक छोटा सा दाना, एक छोटा सा भी हिस्सा अगर आपके शरीर में किसी भी तरह से चला जाए तो यह जान ले लेता है। और यह खाना तो छोड़ दीजिए, अगर सांसों के जरिए भी अंदर चला गया किसी तरह से तो समझिए कि आपका खेल खत्म। आतंकियों की साजिश इसी जहर को तैयार करके भारत में एक नए तरह का आतंकी हमला करने की थी। दोस्तों, कहने में यह बहुत आसान है कि आतंकवादी पकड़े गए हैं, लेकिन करने में नहीं है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। इस कार्रवाई के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो अंदर के डिटेल्स, वो सालों की मेहनत, वो सब कुछ अलग है। वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जो हम देख पाते हैं, जो हमारे कैमरे देख पाते हैं, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और केवल ये देखिए नहीं, ये आप महसूस भी कीजिए मेरे साथ। ये तस्वीर मैं आपको दरअसल दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, एक बार मेरे साथ आ जाइए। रेड हुई है, ये जरा देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। रेड हुई है और कैसी होती है रेड। अनंतनाग की एक तस्वीर जरा देख लीजिए। ये वो जवान हैं जो अपनी जान हथेली पर लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, सामने से कौन आ रहा है, इन्हें इस बात की परवाह नहीं है। अंदर कौन छिपा बैठा है, इनको इस बात की परवाह नहीं है। इसकी तस्वीर जरा देख लीजिए। अनंतनाग के अंदर एक जगह पर नहीं, कई जगहों पर जाकर वहां जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल टीम ने जाकर रेड की। ये देखिए, घर के अंदर जा रहे हैं। घर के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर को भी आप देखिए। और यह तस्वीर जो है वो फरीदाबाद की तस्वीर है। फरीदाबाद में जहां पर रेड हुई है वहां पर देखिए, ये क्राइम ब्रांच के वो लड़के, ये क्राइम ब्रांच के वो जवान हैं जिन्हें यह परवाह नहीं है कि अगली गोली उनकी छाती पर आ सकती है। जहां पर 360 किलो विस्फोटक, जहां पर 2600 किलो विस्फोटक मिल रहा है, वहां पर ये लोग खड़े हुए हैं। ये देखिए, ये वो बड़े बड़े हथियार, ये ऑटोमेटिक राइफल, ये सब बरामद हुआ है। और ये जो ट्रक आप जाता हुआ देख रहे हैं, ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं, इसमें भर के विस्फोटक गया है। जहां इतना विस्फोटक है वहां पर छाती तानकर ये जवान खड़े हुए हैं और इसलिए खड़े हुए हैं ताकि एक आतंकी को गिरफ्तार कर सके, वो विस्फोटक बरामद कर सके। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आतंक के मददगारों पर जब एक्शन लिया गया तो जम्मू कश्मीर में किस तरह से रेड हुई, उसकी एक और तस्वीर, ये कुलगाम जम्मू कश्मीर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसको इस वक्त आप देखिए और ये महसूस कीजिए कि ये जवान अपनी जान पर खेलकर कैसे एक एक आतंकी तक पहुंचते हैं। कई जगहों पर ऐसी रेड की जाती है, तब जाकर एक आतंकी मिलता है। ऐसा नहीं कि जहां गए वहीं मिल गया। कई जगह इनपुट मिलते हैं, फेल हो जाते हैं, लेकिन कई जगहों पर जान पर खेलकर आतंकी को गिरफ्तार किया जाता है। एक और ये देखिए, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये शोपियां की तस्वीर है और इस तरह से कई जगहों पर रेड की गई, तब जाकर कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। और जब मैं ये देखता हूं कि इतनी मेहनत के बाद, ये देखिए एक और तस्वीर जरा देखिए, मैं आपको किश्तवाड़ की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। एक इलाका थोड़ी है जहां से इनपुट मिल रहे हैं, एक इलाका थोड़ी है जहां से गिरफ्तारियां हो रही हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर यह टीम जाती है और जान लगानी पड़ती है। मैं आपको जिस जहर खुरानी डॉक्टर की बात कर रहा था, जो वो राइसिन नामक जहर बना रहा है, उसकी तस्वीर भी जरा देखिए। इनको पकड़ कर लाए, एक डॉक्टर और उसके 2 और साथी, ये गिरफ्तार किए गए। ये वो जहर बना रहे थे जो अगर इंजेक्शन के जरिए, खाने के जरिए, पानी के जरिए, हवा के जरिए अगर आपकी बॉडी में जरा सा भी चला जाए तो फिर आपकी जान जानी तय है। ये वो 3 चेहरे हैं जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और इन तक एक दिन में पहुंच गई क्या टीम। मेहनत लगती है और कलेजा भी लगता है। ये देखिए, ये आदिल अहमद नाम डॉक्टर है, सहारनपुर में काम कर रहा था, अनंतनाग का रहने वाला है, वहां के सरकारी मेडिकल कॉलेज का रेजिडेंट था। लेकिन
यहां पर आकर प्रैक्टिस कर रहा है, किसी को पता ही नहीं कि यह शख्स है कौन, करता क्या है। उसको जम्मू कश्मीर पुलिस वहां से आकर सहारनपुर से गिरफ्तार करके ले जाती है। यह देखिए। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसीलिए दर्शकों, जब इतनी मेहनत से जो आतंकी पकड़े गए हैं वो अगर जेल में जलसा करते हुए पकड़े जाएं तो दुख होता है। और इसीलिए आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि आतंकी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट कोई कैसे दे सकता है और क्यों देना चाहिए? सवाल यह है कि राजधानी दिल्ली के पास 2900 किलो विस्फोटक आखिर आया कैसे? कोई तो रूट होगा, कोई तो तरीका होगा। वो तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक शख्स को पकड़ लिया, और अगर ना पकड़ता वो सीसीटीवी कैमरा, ये आदिल ना पकड़ा जाता, तो ये हजारों किलो विस्फोटक, इसका क्या होने वाला था? पहले इंजीनियर, अब डॉक्टर। ये कौन सी सोच है जो इनको आतंक का हैंडलर बना रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सोच से लड़ने का क्या तरीका इजाद किया जाए, इस सोच को कैसे तोड़ा जाए, बहस करूंगा, सवाल उठाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। ये तो बॉम्बे ब्लास्ट से भी खतरनाक था। अभी तक कांग्रेस, राहुल गांधी हों, लालू यादव हों, अखिलेश हों, इनका किसी का, ओवैसी हों, किसी का बयान नहीं आएगा। क्या भारत को गजवाए हिंद बनाने की साजिश? गांधी जी को किसने मारा था? इंदिरा जी को किसने मारा? राजीव गांधी जी को किसने मारा? मुझे बताइए, वो कौन थे? और यही दो दृश्य आपको दिखाते हैं आज देश के, कि आतंकवाद के प्रति, कानून व्यवस्था के प्रति बीजेपी लेड एनडीए अलायंस की क्या सोच है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लेड इंडी गठबंधन की क्या सोच है। जब भी कांग्रेस सरकार जब से कर्नाटक में आया है, तभी से ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स को, टेररिस्ट को पूरा सपोर्ट दे रहा है सिद्धरामैया सरकार। देश के ऊपर बहुत बड़े हमले की तैयारी थी, और जैसे नक्सलवाद मुक्त भारत हुआ, उग्रवाद से मुक्त भारत हुआ, वैसे आतंकवाद से मुक्त भारत बनाने के लिए यह एक बड़ी सफलता है। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सरदार आरपी सिंह हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। एनएनडी दुबे साहब हैं, बीएसएफ के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हैं। हमारे साथ ए के जैन साहब हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ वरुण पुरोहित कांग्रेस से ज्वाइन कर रहे हैं, और मुमताज आलम रिजवी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले जनरल बख्शी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और आप जैसे सोल्जर को, और आपके जरिए इस देश के उन तमाम सोल्जर्स को जो हमें बचाने के लिए अपना दिन रात एक किए रहते हैं, मैं पहले सैल्यूट करना चाहता हूं सर। और इस सवाल के साथ सैल्यूट करना चाहता हूं जनरल बख्शी कि यह प्रॉब्लम आखिर है क्या? भाई, पहले कहते थे कि भटके हुए नौजवान हैं, परेशान लोग हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास खाना नहीं है, वो क्या करेंगे, ऐसी कहानियां बनाई जाती थी। अब डॉक्टर हैं, एक जगह नहीं, दो दो जगह नौकरी है आपके पास। जम्मू कश्मीर में भी है, आप यूपी आइए, यूपी में भी नौकरी है, हरियाणा जाइए, हरियाणा में भी आपके पास जॉब है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये 2900 किलो विस्फोटक इकट्ठा कर लेते हैं। अभी तो पता नहीं लिंक कहां तक खुलेंगे, आप जानते हैं कि जांच कैसे होती। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए? नहीं, देखिए साहब, हमारे देश में लोग हैं जो बिके हुए। जयचंद जीन है, एक मीर जाफर जीन है। गद्दारी करने के लिए कई लोग हमेशा तैयार हैं। ये तो बहुत बड़ी चीज पकड़ी गई है साहब, और जस्ट इन टाइम पकड़ी गई है। नेशनल कैपिटल के नजदीक बिल्कुल सटे हुए 2900 केजी एक्सप्लोजिव, जिसमें से मेरी जानकारी के मुताबिक 300 केजी तो मिलिट्री ग्रेड RDX है, बाकी अमोनियम नाइट्रेट है। याद है, इंडियन मुजाहिदीन के दौर में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते थे। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलुरु, पूरे देश में ये बम फोड़ने के लिए पूरे देश में व्यापक एक लहर चली थी बम फोड़ने की। फिर हमने इंडियन मुजाहिदीन का सर ही कुचल दिया। अब वो PFI दूसरे अवतारों में जी नाम बदलकर, अकाउंट बदलकर ये मॉर्फ करने में बहुत माहिर है।
तो ये लोग जो है ये लगातार लगे हुए हैं। पाकिस्तान की ऐसी तैसी हो रही है, अमेरिका उसको पूरा सहयोग दे रहा है, CIA उसको पूरा सहयोग दे रही है, पैसा अच्छा खासा जॉर्ज सोरस लगा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर। वो तो कह रहा है मैं $1 ट्रिलियन लगा दूंगा, मैं मोदी जी का तख्ता पलट करना चाहता हूं। मतलब शरेआम धमकी दे रहा है भाई सोरस। तो इतने पैसे से आप तो किसको भी खरीद ले, बिकाऊ लोगों की कोई कमी है इस देश के अंदर। और वो अब देखिए, अब वो जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े खफा हो गए हैं हिंदुस्तान से, तो ये सब इस बैंड वैगन में कूद रहे हैं कुत्तों की तरह कि हम अपने देश का नुकसान करें, हम अपने देश को हार्म करें और हम यहाँ पे अराजकता फैलाएं। लेकिन साहब इतना आसान नहीं है। हमारी एजेंसियां आपके सर पे हैं, आप जरा पर तो मारो, तुमको पकड़ लिया जाएगा और तुम्हारी अच्छी खासी हालत टाइट करी जाएगी, जैसे कि अभी इसकी हो रही है। और जब पकड़े जाते हैं तो कैनरी की तरह गाते हैं, ठीक है। अब सारे राग वो सारे राज उगल रहा होगा हमारी इंटेरोगेशन के अंदर, और जो हमारे खास लोग हैं उनके सामने गाने गा रहा होगा, ठीक है। तो सारे पकड़े जाएंगे, ये पूरा नेटवर्क उखाड़ फेंका जाएगा। लेकिन इस हद तक कार्रवाई हुई है, 2900 केजी ट्रांसपोर्ट होता रहा है, पिस्टल, ग्लॉक पिस्टल्स, चाइनीज 9mm पिस्टल, कलाशनिकोव इधर से उधर कश्मीर से यहां लाए जा रहे हैं। ये तो ये आरपी सिंह साहब, मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूं, ठीक है, पकड़ा गया, उसका पहला क्लू मिला उस सीसीटीवी से, जिस सीसीटीवी के में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर चिपकाता हुआ डॉक्टर आदिल देखा गया। क्या ये इतनी बड़ी खबर नहीं है कि दिल्ली के आसपास, फरीदाबाद NCR में ही लगता है, दिल्ली के आसपास इतना बड़ा एक्सप्लोसिव, बड़ा जखीरा इकट्ठा किया जा रहा था? ये पुलिस, फरीदाबाद पुलिस से भी पूछे जाएंगे ये सवाल केंद्र की सरकार से भी पूछे जाएंगे कि क्या एक बहुत बड़ी साजिश जो अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी, उसको समय रहते रोका गया, लेकिन फिर भी इतने बड़ा जखीरा इकट्ठा कर लेना अपने आप में एक छोटा मोटा फेल्योर आप नहीं मानेंगे क्या? देखिए, एक बात तो पहले अपनी फोर्सेस को आज सल्यूट और बधाई दोनों कि उन्होंने बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया दिल्ली को। और आप उसको दिल्ली के पास में, तो दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा है, फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, ये सबका सब क्षेत्र दिल्ली का ही हिस्सा है जी। और उन्होंने सचमुच उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। उसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस भी, उसमें हरियाणा की पुलिस भी, उससे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी, सबको जितना नमन किया जाए उतना कम है। परंतु मैं अभी बैठे बैठे आपके डिबेट के दौरान ही मैं गूगल सर्च कर रहा था कि शायद किसी एक हमारे इंडियन अलायंस के किसी एक मित्र का कोई एक तारीफ का कोई एक बयान आ गया होता कि नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसी को बधाई हो, उनको धन्यवाद हो, उनका आभार हो, कोई एक बयान तो आया होता। एक कहीं किसी का एक बयान नहीं। उल्टा फिर मैं ये देख रहा था शायद कोई सलमान खुर्शीद साहब सोनिया गांधी जी से मिलने गए हो आज, तो उनको आंसू टपक रहे नहीं टपक रहे उनके, जैसे बाटला हाउस के बाद आतंकी जब मारे गए थे तब उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी तो आंसू नहीं रुक रहे थे। तो मैं वो भी देख रहा था कि शायद सलमान खुर्शीद साहब का कुछ कहीं ट्वीट आया हो, कहीं कोई सोशल मीडिया में कुछ आया हो, क्लियरली उनके तो आंसू नहीं रुक रहे थे, ऐसा भी नहीं हो रहा। तो असल में क्या है कि ये सबके सब इसलिए शाय मिलती है कि उनको राजनीतिक तौर पर जब मिलता है कि हाँ शाय मिल रही है, जब रेवंत रेड्डी खड़े होकर कहता है कि हम तो मुसलमानों की पार्टी हैं, वो कंपटीशन में है ओवैसी साहब के साथ, तो हम मुसलमानों की पार्टी हैं। जब राहुल गांधी बंद कमरे में कहते हैं कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है, जब कमलनाथ कहते हैं बंद कमरे में कि देखो आपके वोट से हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे नहीं। मैं ये हिंदू मुसलमान का इशू नहीं है, मैं पहले कर दूं, परंतु आप उस मानसिकता को शह देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर एक बयान भी आ गया होता तो ठीक होता मामला। ठीक है, मैं वरुण पुरोहित के पास चलना एक कहीं कुछ आया था और कोई ये 100-200 नहीं 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया। और आप जिस रीजन की बात करें ना, वो बूंद नहीं, वो तुपका एक बूंद के बराबर अगर आपको पी लिया, आपकी जवान पे चला गया तो आपकी तुरंत मृत्यु है उससे। वो कोई ये नहीं कि एक बूंद मात्र, मतलब एक छोटा सा कण मात्र भी आपको अगर आपके सिस्टम में कहीं आ गया तो वही, और आपने कहीं उसकी हवा सूंघी तो भी आपकी मृत्यु है।
वो भी आपको भेज देता हूँ, अभी उसके जो साइंटिफिक, उसके जो उसकी टेक्नोलॉजी में जो जानकारी में आया। तो ये तो बहुत बड़ा एक गेम प्लान हो रहा था। और जैसे अभी जनरल साहब बता रहे थे कि किन लोगों की शह पे हो रहा है, वो दिख रहा है। वो किन लोगों की शह पे? आपने तो ओपन कर दिया ना, आपने तो सरदार आरपी सिंह ओपन कर दिया। अब किन लोगों का इधर उधर मत कीजिए, आपने तो खुल के बोला है ना। मैं जा रहा हूं इसके बाद वरुण पुरोहित के पास। वरुण पुरोहित, क्या आपको लगता है कि ये कुछ ऐसे सिंपैथाइजर हैं जो अपने आप को सब कुछ कहते हुए हम देशभक्त हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, हम देश के लिए काम करना जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे मामलों को लेकर खुलकर बातचीत करने से भी परहेज करते हैं? यह प्रॉब्लम है क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर? राममोहन शर्मा जी, सबसे बड़ा तो जो आरडीएक्स है ना, पॉलिटिकल जहर बीजेपी के मन में, इसलिए देश की हालत ऐसी हो रही है। कांग्रेस ने ऐसे किया, राहुल गांधी ट्वीट नहीं कर रहे, सलमान खुर्शीद कह रहे सरकार आपकी है, अब सास भी कभी बहू सीरियल से बाहर आओगे कि नहीं आओगे? 11 साल से आपकी सरकार है। जनरल बख्शी ने बताया, सारा एक्सप्लेन कर दिया। आपको कहना चाहिए कि हमने काम किया लेकिन हमारी लेजीनेस थी। भाई फेलियर मत मानो तो लेजीनेस तो मानो। आप कैसे आ गए एनसीआर में इतना? कांग्रेस ऐसे कर रही है, राहुल ने ऐसे किया। अरे कांग्रेस ने भी शासन किया देश पर, कांग्रेस को जनता ने वोट दिया है, आपको भी जनता ने दिया। अब ये लोग ये मैंने कहा था बीच में बोलेंगे, ये आरडीएक्स जहरीला ना आप लोगों के दिमाग में। आज ही बोल दो। अच्छा बोल दो ना, रेवंत रेड्डी का बयान गलत है। हम मुसलमानों की पार्टी, हम देश की पार्टी है, हम सेकुलर पार्टी है और हम निंदा करते हैं। अच्छा एक तारीफ तो कर दो, एक आर्मी की, एक इंटेलिजेंस एजेंसी की, पुलिस वालों की तारीफ तो कर दो। एक 56 इंच की है नॉन बायोलॉजिकल सरकार आपकी, बोल दो। नॉन बायोलॉजिकल सरकार 56 इंच की है, आपकी ड्यूटी थी। अच्छा हमें 100 गाड़ी निकालो, अरे वरुण जी हमें 100 गाड़ी निकालो। कांग्रेस लेके आएगी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की हत्या हुई, कांग्रेस लेके आई। तारीफ मैं कहता हूँ आप लोगों ये कह दो कि इंटेलिजेंस ने अच्छा काम किया, आज भी उन पे पैसा उठाओगे। आपका मन में एक जहरीला आरडीएक्स है। इसको तू में कन्वर्ट नहीं होने देना चाहता हूं। एक मिनट मुझे थोड़ा सा स्पेस दीजिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। मैं आपको वरुण पुरोहित इसलिए यह सवाल कर रहा था क्योंकि कर्नाटक के जेल के अंदर, बेंगलुरु के जेल के अंदर वरुण पुरोहित जो तस्वीर निकलकर सामने आई है ना, मैंने बताया कि कैसे एक आतंकवादी को पकड़ा जाता है, कितने इनपुट और कितनी जान, कितना कलेजा लगता है। वो आईएस का जो रिक्रूटर है, जिसने कई लोगों का ब्रेन वॉश करके विदेश भेज दिया, बच्चों को रेडिकलाइज करके, वो बैठ के वहां पे मोबाइल चला रहा है, उसको शराब और चखने का इंतजाम किया जा रहा है। ये जेल के अंदर हो रहा है। भाई पकड़ के जेल में डाल के क्या फायदा हुआ उस आतंकी को? अगर आपकी जेल के अंदर ये ट्रीटमेंट है और फिर आप कहते हैं कि नहीं वो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस और ये आतंकवाद के खिलाफ हमारी पुख्ता नीति है, हमारी भी थी, अब एनडीए नहीं कर रहा है। मुझे एक बात बताइए कि कैसा जेल चला रहे हैं और क्या सिस्टम सेट करना चाहते हैं? बिरयानी भी खिला रहे हैं, उसको बिरयानी भी खिला रहे हैं। राममोहन जी, अरे भाई बिरयानी तो आप खाने गए थे पाकिस्तान, इसको बिरयानी खिला रहे हैं। सरकार बीच में खुद के पास सरदार आरपी सिंह जी प्लीज एक मिनट थोड़ा जवाब ले लूं इसके बाद। आपको अगर हम बोलने नहीं चाहूंगे फेल हो गए केंद्र में, आप बोलने नहीं दोगे मेरे को, खुद ने बोल लिया आपने, मैं नहीं बोला आपके बीच में। एक एक करके सर प्लीज एक एक करके जी। लेकिन बोलने नहीं दे रहे, खुद ने कुछ भी बोला, मैं बोला इनके बीच में, पर दूसरे को बोलने मत दो। यही तो इसलिए देश की बर्बादी हो रही है और क्यों हो रही है। मैंने सुना आपकी बात, आप नहीं सुन रहे हो, आपने कर्नाटक की बात चलो अब नहीं फिर बोलने देंगे राममोहन जी, ये नहीं बोलने देंगे किसी को। राममोहन जी कैसे करेंगे डिबेट बताओ? नहीं बोलिए आप, बोलिए। बोलूं कि नहीं बोलूं सरदार साहब? मैं बोलिए। देखिए कर्नाटक की आपने स्थिति बताई, कर्नाटक की स्थिति बताई, बिल्कुल सही आप बात कह रहे हो, आपको तो मैं सल्यूट करता हूँ सबको। जनरल बख्शी साहब ने बहुत अच्छी बात की। मैं बात कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया के जेलों की, मैं किसी को सेव नहीं कर रहा हूँ मेरी पार्टी की सरकारों को। आप पटना के बेऊर जेल देखो, मसौड़ी जेल देखो, आप मध्य प्रदेश राजस्थान के अजमेर जेल देखो, ये मोबाइल सबको मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। तो जो जनरल बख्शी ने कहा कि देश के अंदर जो जयचंद और ये मीर जाफर घूम रहे हैं, पैसों के लिए बिकते हैं, ये कोई कांग्रेस बीजेपी का, मैं तो बीजेपी को नहीं कह रहा, ये तो कांग्रेस करते, मैं नहीं कह रहा बीजेपी, कई जगह बीजेपी की सरकारें भी। लेकिन ये जो आपके अंदर आदमी हैं देश के अंदर, उनके बेचारों को बेचारे बोले या मीर जाफर बोले, पैसों के लिए बिक जाते हैं। अब पैसों के लिए बिक रहे हैं और ऐसी हरकतें करें, उसमें शामिल अधिकारी होते हैं, उसके बिगड़ तो जा नहीं सकते, किसी की भी सरकार हो चाहे किसी पार्टी की। मुझे एक बात बताइए, थोड़ी पुलिस अफसर कहते मोबाइल कितने अफसर सस्पेंड कर गए, कितने कर्मचारी सस्पेंड कर दिए आपने? कितने कर्मचारी सस्पेंड कर दिए? अगर आपको लग रहा है कि बिके हुए लोग हैं तो कम से कम उनको सिस्टम से बाहर किया। कोई डिटेल है ऐसा? बिल्कुल
मेरी बात सुनो, आप सिस्टम से बाहर नहीं, सस्पेंड होनी चाहिए, उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, हर तरह से फास्ट जांच होनी चाहिए, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट है। अभी हमारे राजस्थान हाई कोर्ट में कुछ ही दिन हुए, एक बम का होक्स फोन वो आ गया ईमेल रजिस्ट्रार के पास, सारा कोर्ट खाली मिला, कुछ नहीं, लेकिन उसमें किसी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया अभी। तो ये चीजें पूरे देश में हो रही हैं, इसको एक जॉइंटली आप जो मुहिम चला रहे हो, आप देश के बाकी जिलों को और एक आतंकी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने को कंपेयर कर रहे हैं वरुण पुरोहित। आप कहते नहीं, कंपेयर नहीं कर रहा हूं जी। आप शर्मा जी मुझे कहते तो मैं पूरे टॉपिक बताते, रिसर्च करके आप कहते तो मैं ला देता दिन भर बैठ के, किस किस जेल में आतंकी को किया है, किसमें किसी बदमाश को किया है, किसी को क्या किया है, मुझे बता दीजिएगा। आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, आपको मेजर जनरल बख्शी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, मैं उनकी बात थोड़ा सुन लूं, इसके बाद मुझे जाना है एनएनडी दुबे साहब के पास। लेकिन जनरल बख्शी बताइए। जी सर। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, लेट अस नॉट गेट साइड ट्रैक। 2900 केजी एक्सप्लोजिव पकड़ा गया है, थैंक गॉड पकड़ा गया। आप अंदाज लगा सकते हैं कितना नुकसान हो सकता था। मुंबई 26/11 वगैरह वुड हैव बीन इन द शैडो। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ऑन है। मेरी सरदार आरपी सिंह साहब से गुजारिश है, सरकार को प्लीज कहें कि अब एक्शन ले, कि ये रोक दिया गया इतना बड़ा हादसा। वी डोंट हैव टू वेट फॉर द हादसा टू हैपन। इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये पक्का पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया जाए। केवल पोस्टर ना करें हमारी फौजें, अब टूट पड़े। ये हमको बताया गया था कि साहब एक भी टेररिस्ट इंसिडेंट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। ये तो हमने बचा लिया। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान कैन गो स्कॉट फ्री। अगर पाकिस्तान का हाथ इसमें है, वी शुड टेक एक्शन अंडर ऑफ सिंदूर और डायरेक्ट एक्शन। बिल्कुल। अब एनएनडी दुबे साहब, 900 केजी आपने लंबा काम किया है सीमा सुरक्षा को लेकर। ये इतना बड़ा जखीरा क्या यूं ही पहुंच गया होगा? और कई खेपों में अगर ये पहुंचा है फरीदाबाद तक, ये कई खेपों में पहुंचकर वहां पर स्टोर किया गया, तो क्या एजेंसियों के फेल्योर पर सवाल ना किया जाए? एनएनडी दुबे साहब, आपका बिल्कुल सही सवाल है। इतने भारी क्वांटिटी में आरडीएक्स, पोटेशियम नाइट्रेट और उसको कंप्लीट आईडी बनाने का मटेरियल फरीदाबाद तक अगर साइफन होकर पहुंचा है, तो दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फ्रॉम ऑल दोज एजेंसीज विच आर हैविंग जुरिडिक्शन। ये बिल्कुल क्लियर सवाल है, इसमें कोई थैंक्स टू द एसएचओ नौगांव जम्मू कश्मीर। जब ये न्यूज ब्रेक हुई, मैंने इसका पहला आंसर दिमाग में निकाला कि जम्मू कश्मीर पुलिस का ब्रेक किया हुआ ऑपरेशन है और 100% श्योर है। बिल्कुल। आई एम थैंकफुल टू द स्टेट पुलिस जिन्होंने कोऑपरेट किया और ऑपरेशन कंडक्ट कंप्लीट हुआ। जेके पुलिस के एक बेसिक इंटेलिजेंस पर काम करते हुए वहां के एक सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने ऑपरेशन स्टार्ट किया और उस पोस्टर चिपकाने पर उसने बेसिक काम किया। दीवार पर रात को चिपकाए जाने वाले इश्तहार कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप बेसिक पुलिसिंग पर ध्यान दीजिए। ये बेसिक पुलिसिंग से निकला हुआ इंटेलिजेंस है और उसको तार को वर्कआउट करते हुए उसने उस डॉक्टर को जीरो किया। डॉक्टर सहारनपुर में प्रैक्टिस कर रहा था, AK-47 उसके खुद के कबोर्ड में था। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है जेके पुलिस की और सक्सेस है उन स्टेट पुलिस की जिन्होंने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया। आपको पता है पार्लियामेंट अटैक का वो एम्बेसडर कार में सिर्फ 100 केजी आरडीएक्स था। आपको मालूम है फरवरी 2019 सीआरपी बस अटैक पुलवामा सिर्फ 50 केजी आरडीएक्स था उस इको मारुति कार में। आप अंदाजा लगाइए इस क्वांटिटी के आरडीएक्स को कि ये कितना बड़ा आरडीएक्स है। और अंसार गजवातुल को रिवाइव करने की ये बहुत सीरियस कोशिश थी जिसका फंड 2020 में कुचल दिया गया था जाकिर मूसा के 3rd जनरेशन के बाद। जाकिर मूसा स्प्लिट अवे फ्रॉम द हिजबुल मुजाहिदीन इन 2017 जी, और 2017 में स्प्लिट होने के बाद उसने अंसार गजवातुल बनाया जो कि बिल्कुल अलकायदा से डायरेक्टली लिंक है और शरिया लॉ लागू करने का हिंदुस्तान में एक सीरियस प्रयास था। उसके बाद उसके 2 सक्सेसर मारे गए, एक ललिहारी मारा गया, दूसरा हमीद मारा गया। उसके इनकाउंटर के बाद 2020 के बाद से अंसार गजवातुल ठंडा था। ये अर्बन टेररिज्म है जिसमें डॉक्टर्स इतने सीनियर, बताइए मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ही इज रनिंग द रैकेट। और ये बहुत बड़ा एक सीरियस प्रयास था
एनसीआर, दिल्ली और हिंटरलैंड में टेरर एक्टिविटी करने का, और ये टोटली पाकिस्तान से लिंक्ड है। बिल्कुल। तो जांच एजेंसी आगे बताएगी कि बेसिकली ये कैसे आया। आईएसआई के हैंडलर के संपर्क में डॉक्टर आदिल था, ये भी साफ हो चुका है। और डॉक्टर एके जैन साहब, ये मैं समझना चाहता हूं आपसे और आपके अनुभव के आधार पर कि जो सिस्टम हमने देखा पुणे में, जहां पर इंजीनियर्स थे बहुत सारे, उनको एक एक करके उनके मॉड्यूल को बस्ट किया हमारी एजेंसियों ने। अब ये जो मॉड्यूल बस्ट हो रहा है, इसमें सिलसिलेवार डॉक्टर मिल रहे हैं। एक और लड़की गिरफ्तार हुई है, वो भी डॉक्टर है। एक डॉक्टर अभी ऐसा है जिसको भगोड़ा घोषित किया गया है। तो आप ये बताइए कि भाई पढ़ाई लिखाई से इस मानसिकता का कोई मीटर मापा जाए कि नहीं मापा जाए, या फिर जो शिक्षित हैं वो ज्यादा खतरनाक है? कि शिक्षित को रेडिकलाइज करने में एक बहुत बड़ा लाभ ये रहता है कि वो सोसाइटी में घुल मिल के रहते हैं, उनकी अप्रोच रहती है, 85 लोगों के साथ उठना बैठना होता है, इसलिए उनके ऊपर शक कम जाता है। जो जाहिल, कम पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, अगर वो कहीं पे रहेंगे, कहीं इस प्रकार की गतिविधियां करेंगे तो बहुत जल्दी शक के दायरे में आ जाते हैं। जी, ये जो रेडिकलाइज किए गए हैं, इनका जब पूरा इंटरोगेशन कंप्लीट होगा तो पता चलेगा कि अफगानिस्तान का हैंडलर है, आईएसकेपी का, पाकिस्तान का है, जैश ए मोहम्मद का। देखिए, बहुत बेसिक जो कार्रवाइयाँ होती हैं पुलिस की, उनसे गैंग्स जो हैं वो बस्ट होते हैं। जो वहाँ पे पोस्टर्स चिपकाए जा रहे थे, मेहनत की गई, सीसीटीवी खंगाले गए और उसमें आदिल का पता चला कि आदिल जो है ये पोस्टर्स चिपका रहा है श्रीनगर में दीवारों के ऊपर। उसी पे जब पिकअप किया गया और इंटरोगेशन प्रारंभ हुआ, तब एक के बाद एक रिकवरीज प्रारंभ हुई। ये ऑपरेशन एक दिन का नहीं है, ये बहुत दिनों से चल रहा है। देखिए, इन जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, इनके साथ में सबसे बड़ी कमी ये होती है कि जब आप एक्यूज्ड को कोर्ट में पेश करते हैं तो आपको पूरी एविडेंस देनी पड़ती है कि उसके खिलाफ क्या क्या हमारे पास सबूत हैं। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। जब भी कोई सस्पेक्टेड कॉल ट्रेस होती है, फिर उन नंबर्स के ऊपर विशेष ध्यान रखा जाता है, टीम्स लगती हैं, पूरी जितनी एविडेंस आ रही होती है उस सबको जो है वो इकट्ठा किया जाता है। और धीरे धीरे जब ये लगता है कि अब खतरा बढ़ रहा है और अब ये अगर रेड ना की गई तो ये किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, तब फिर ऐसे एक तरफ से धरपकड़ प्रारंभ की जाती है। ये दिल्ली के पास जो ये फरीदाबाद को बेस बनाया है, और भी सुना रिकवरीज हो रही हैं, अभी 1-2 जगह और रेड्स पड़ी हैं। अभी तो जैसे जैसे पकड़े जाएंगे, डिजिटल एविडेंस को खंगाला जाएगा, उनके मोबाइल्स, लैपटॉप्स देखे जाएंगे, कहाँ कहाँ किस किस से बात की, किस किस से मिले, किस किस के टच में थे। बहुत अभी इसमें तो बहुत खुलना बाकी है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं इसको JNK पुलिस की, हरियाणा पुलिस की मानता हूं। और अभी इसमें NIA का पूरा सहयोग है। जो गुजरात का मॉड्यूल पकड़ा गया है, ये भी कम खतरनाक नहीं है और ये भी बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। इसमें 2 यूपी के हैं, एक सहारनपुर का है और एक लखीमपुर। बिल्कुल जैन साहब, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। मैं मुमताज आलम रिजवी को इस पे इन कराना चाहता हूं। रिजवी साहब, क्या कहें इसको और कैसे कहें, क्योंकि आपकी तकलीफ है कि कई जगहों पर मुस्लिम बच्चे जाते हैं, उनको लोग अपना घर किराए से देने से बचते हैं। कई जगहों पर यह पीड़ा जब होती है तो मुझे भी तकलीफ होती है कि भाई बच्चे तो सब बराबर हैं, इनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। लेकिन जब ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं तो फिर लोग क्यों ना डरे। 2 गांव हैं, एक है फतेहपुर और एक है धौज। इन दोनों जगह पे किराए पे कमरा लिया और दोनों जगह पे बारूद भर दिया। और जो करने वाले हैं वो डॉक्टर हैं। एक फला यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ा रहा है, दूसरा सहारनपुर में बैठकर प्रैक्टिस कर रहा है, लोगों का इलाज कर रहा है। लोग बता रहे हैं बड़ा अच्छा आदमी था। तो ये भरोसे का प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है। रिजवी साहब। राम मोहन शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम पैनलिस्ट को आदाब, नमस्कार। सबसे पहली बात तो देखिए, मैं मुबारकबाद पेश करूंगा उन तमाम जवानों को, पुलिस के और एजेंसियों को कि जिन्होंने इस ऑपरेशन को बहुत ही कामयाबी के साथ अंजाम दिया है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा।
दूसरी चीज मैं ये कहूंगा, जब मैं सरकार को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे 11 साल चली 2.5 कोस नोटबंदी की कि आतंकवाद खत्म कर देंगे, फिर इन्होंने 370 खत्म किया कि हम अब आतंकवाद खत्म कर देंगे, लेकिन हम देखते हैं कि पुलवामा हो जाता है, फिर हम देखते हैं कि पहलगाम हो जाता है, फिर हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी साजिशें जो हैं यहाँ पे हो रही हैं। तो ये कैसे हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इतना बड़ा सासा यहाँ पे पहुंच गया इतने दिनों में, इतना, तो ये कैसे पहुंच गया? कौन जिम्मेदार है? वो पुलिस वाले तो काबिले मुबारकबाद हैं, हम उन्हें तो मुबारकबाद पेश करेंगे, लेकिन सरकार में बैठे लोग ये क्या कर रहे हैं? ये कैसे मैनेज कर रहे हैं? और इसके पीछे कौन है? कौन पता लगाएगा? अभी पता चलेगा कि क्या है इसके पीछे, अभी सामने आएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें कोई राजनीति नहीं की जाएगी, किसी तरह की सियासत नहीं की जाएगी, बल्कि सही सही इसकी जांच होगी और सही सही इसका नतीजा बरामद किया जाएगा। अभी हमारे ये आरपी सिंह साहब कह रहे थे मुसलमानों की पार्टी, वो कह रहे पूरा इनकी पूरी कोशिश थी कि मुसलमानों पे थोप दिया जाए मुल्क के। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी, उन्होंने कह दिया नहीं, आपकी पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं है। एक मिनट, नहीं, आपकी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है कि नहीं, पहले बताइए। हम कह रहे हैं आपकी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है कि नहीं? एक विचारधारा की सोच है, मुसलमानों की पार्टी है कि नहीं? आप क्यों थोप रहे हैं? ये कहा जाता कि आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, जबकि हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ तो जेल में रहने चाहिए। तब आपसे मुझे शब्द निकलता। हमने लाल किले पे तिरंगे को उतार करके हमने झंडा नहीं लगाया। सीए के विरोध में कितना बॉर्डर खड़ा किया, दिल्ली के अंदर दंगा कराया, वो क्या सीए किसी मुसलमान के विरोध में था? हम खुद झंडा नहीं लगाया है, हमने किसी प्रधानमंत्री का कत्ल नहीं किया है, माफ कीजिएगा। और जहां तक आपने कहा राम जी भाई कि ये शक न करें, वो न करें, देखिए ऐसा है कि बीमारी अगर जिस्म पे हो, ठीक है, जिस्म है, बीमार तो कहीं ना कहीं होगा ना, तो अगर बीमारी तलाश कर ली जाए तो उसको ये कहोगे कि क्या वो जो बीमारी अगर दिमाग से शुरू हो रही है तो दिमाग का इलाज होना पहले जरूरी है। ठीक है, अगर उस बीमारी का दिमाग से जुड़ा हुआ है मामला तो दिमाग का इलाज होना भी जरूरी है। पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी बीमारी का दिमाग है। आप इसको इस एंगल से कह रहा हूँ, कुछ शब्दों में कह रहा हूँ कि बीमारी का दिमाग का इलाज होना जरूरी है। बीमार का दिमाग का इलाज होना जरूरी है। और कांग्रेस पूरी बीमारी का दिमाग है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पूरा देश 140 करोड़ 150 करोड़ देश जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया। और अभी जीडी बख्शी साहब ने जो कहा है बहुत अच्छी बात कही है, तो बिल्कुल एक बार बोलो ना, ठीक है, एक बार सही से जांच हो और पाकिस्तान। लेकिन आप लोग तो प्रश्न उठा रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, आप लोग तो सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न उठाते हो, आप उसको राजनीतिक दृष्टि से देखते हो। आप एयरफोर्स जो एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, उसके प्रश्न उठाते हैं आप लोग। तो कैसे इसको फायदा उठा लिया जाए, ये जो राजनीति है ये खतरनाक है, इसको बंद कर दीजिए। मुमताज आलम रिजवी, मैं आ रहा हूं, सरदार आरपी सिंह साहब, अब आपकी बारी है, आप बोलेंगे। लेकिन मुमताज आलम रिजवी, सरकार का फेल्योर आपने बताया पुलवामा कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि एक विस्फोटक इकट्ठा किया गया, बम बनाया गया और उसको फोड़ दिया गया। आप ये दूसरा सवाल भी उसी अंदाज में पूछ रहे हैं। इसको तो पकड़ा है ना भाई, 2900 किलो जो इकट्ठा किया जा रहा था, जिसका बम बनाना था, उसको बम बनाने से पहले डिटेक्ट किया है। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने डिटेक्ट किया, फरीदाबाद की पुलिस ने उस पर काम किया और उन लोगों ने हमें बचाया है। कहीं तो यह इस्तेमाल होता। अगर हमें बचाया है तो फिर उनको शाबाशी भी जानी चाहिए अगर उन पर आप लानत मलानत करते हैं किसी हादसे के बाद। यह बहुत स्पष्ट है। और दूसरी बात, आप एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोल पा रहे, जो इस जिहादी सोच के साथ घूम रहे हैं कि ये धमाके किए जाएं, ये डेटोनेटर लगाए जाएं। किसके खिलाफ नहीं बोल पा रहे? किसके खिलाफ नहीं बोल? कहां बोले आप? कब नहीं बोले? कहां बोले आप? मैं तमाम, अरे बताइए किसको लानत मलानत करनी है? पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, जैश ए मोहम्मद मुर्दाबाद, अलकायदा मुर्दाबाद, तालिबान मुर्दाबाद। हाँ, और ये बुला करके यहाँ पे ये डॉक्टर आदिल, ये डॉक्टर मुजम्मिल, बताइए क्या कहूं मैं? ये कौन है? ये क्या कहूं? लेकिन सरकार फेल्योर मानेगी कि नहीं मानेगी? कि राजनीति करेगी उस पे?
ये देखेगी कि कल बिहार में वोटिंग है तो इसका कैसे फायदा हमें मिल जाए। जीडी बख्शी साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आगे अपने घटिया सोच के ऊपर यही दिक्कत है। ये जो मैं कह रहा हूँ दिमागी इलाज होने की जरूरत नहीं है। दिमागी एक मिनट भाईजान, देखिए मैं बिल्कुल बरखिलाफ हूँ कि हम जनरलाइज करके किसी पूरी कम्युनिटी को गाली दें। ठीक है, ना यहाँ ना लद्दाख ना कहीं भी। ठीक है, पूरी कम्युनिटी को आप गाली नहीं दे सकते। यस, इंडिविजुअल जो गिल्टी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। ये फसाद की जड़ पाकिस्तान है। मैं बताना चाहता हूं कि जब ये पहलगाम हुआ था, पूरा देश, सब मजहब के लोग इकट्ठे हुए थे। कश्मीर में हड़ताल हुई टेररिस्टों के बरखिलाफ। ठीक है, और हमारी मस्जिदों में पाकिस्तान को कोसा गया कि ये हमको मरवाना चाहते हैं। जानबूझ के उन्होंने ऐसा कम्युनल इंसिडेंट करने की कोशिश की थी कि लोग भड़के और भारतवर्ष में दंगे हो। लेकिन हमारे लोगों की बहुत ही संयम से उन्होंने काम लिया। कोई दंगा फसाद कुछ नहीं हुआ। हमारे मुसलमान भाई बिल्कुल आगे आए। दे केम ऑन द फ्रंट फुट टू ब्लेम पाकिस्तान। अब भी फसाद की जड़ पाकिस्तान है, इसको इंटरनलाइज ना करें। हमने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इज ऑन। जी। देखिए, हम बच गए, दूसरी बात है, लेकिन पाकिस्तान ने कोई कसर छोड़ी थी? वी शुड अटैक दैट इंटेंट। हमें पाकिस्तान को आड़े हाथ लेना होगा। ठीक है, आरपी सिंह साहब क्या कहेंगे आप जनरल बख्शी के टेक पर? यू आर ग्रेट जनरल साहब। बिल्कुल, मैं जनरल साहब की बात से बिल्कुल राजी हूं कि हमको पाकिस्तान को आड़े हाथ लेना पड़ेगा। परंतु जनरल साहब, जब फौज आड़े हाथ लेती है तो ये जो हमारे यहाँ पर जयचंद बैठे हुए हैं वो प्रश्न उठाते हैं फोर्सेस के ऊपर। वो आर्मी के जनरल को क्या बोला था? सड़क का गुंडा बोला था इन लोगों ने। तब तो किसी ने नहीं पूछा इनसे। जब बालाकोट होता है तब ये पूछते हैं कि यार ये बालाकोट नकली फटती है। जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो पूछते हैं नकली है। जब एयर स्ट्राइक होती है तो पूछते हैं नकली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रश्न उठाते हैं। पूरा देश एक साथ खड़ा था 145, लेकिन आप लोग जो है जयचंद कहकर। अरे आपने तो कहा कि हुआ क्यों? ऑपरेशन सिंदूर हुआ क्यों? पाकिस्तान को ये बताते हो कि देश में जो है अलग थलग पड़ा हुआ देश है। लेकिन किसी ने सोचा था प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या हुआ? 145 150 बड़ा सैन्य बल के मामला हुआ। ये तो आज से पहले तो कभी किसी ने सोचा नहीं था कभी कि इतनी बढ़िया स्ट्राइक होगी। उनके ठिकाने ध्वस्त किए जाएंगे, उनके एयरफोर्स के अड्डे ध्वस्त किए जाएंगे, आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त किए जाएंगे। तब तो आपने एक बार नहीं कहा एयरफोर्स की या आर्मी की कोई आपने तारीफ करी हो। दुबे साहब, ओके, मैं दुबे साहब को इन कराना चाहता हूं इसमें। दुबे साहब, क्या ये सीधा ऑप्शन रहता है? देखिए, कहने में बहुत आसान है और आक्रामकता में ये लगता भी बहुत अच्छा है कि ठीक है, आप बॉर्डर पर फायर खोल दीजिए, आप अपने जहाज उड़ा लीजिए। लेकिन सिचुएशन ये है कि आपको 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको 24 घंटे ऑन टोज रहकर इनको पकड़ना पड़ेगा और इनके सिंपैथाइजर्स को भी आपको बेनकाब करना पड़ेगा। या फिर वॉर ऑप्शन है? आपको क्या लगता है दुबे साहब? देखिए, ऐसा है कि जो हमारा पाकिस्तान के खिलाफ रिस्पांस है वो तो ऑलरेडी बहुत क्लियर है और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मेरे कहने का अर्थ है कि यह बात पहले भी चर्चा में आई थी कि इस घटना के बाद क्या पाकिस्तान चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं बैठेगा। और इसके बाद जैश ए मोहम्मद और तमाम टेरर ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने रिक्रूटमेंट फास्ट कर दिया पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल। और आपने ये भी देखा होगा कि जैश ए मोहम्मद ने लेडीज रिक्रूट शुरू किए हैं मौलाना मसूद अजहर के जर्रा निगरानी में, कराची से लेके राइट अप टू नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मुनीर, ये पूरी स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है। और जो पाकिस्तान अपने मिशन में इतना सिस्टमेटिक चल रहा है, तो आप मान के चलिए कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भारत में जारी रहेगा। अब सवाल है हमको अपना घर ठीक करने का। जब पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लेना होगा वो डेफिनेटली जैसे ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन में लिया गया था वो तो लिया ही जाएगा और लिया जा रहा है। जो पाकिस्तान जो बॉर्डर पे रिस्पांस हमको करना है उस पर किसी ने हाथ तो पकड़ नहीं रखा है। द फोर्सेज आर फ्री टू टेक द एक्शन। रही बात जो इंटरनल हिंटरलैंड में इतना बड़ा एक्सप्लोसिव को इकट्ठा करके और फरीदाबाद में स्टोर करना, मॉड्यूल टोटल कश्मीर से ऑपरेट करना, इसमें बहुत ही जरूरत है।
सारे एजेंसीज को बहुत इस पे टाइट रहना पड़ेगा। इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये कोऑर्डिनेट किया तो इतनी बड़ी सक्सेस मिली। हमें जनरल बख्शी हमको को एक इंटरनल सिक्योरिटी फ्रंट आखिरी कमेंट के लिए बख्शी साहब के पास जाना चाहता हूं, वो कुछ ऐड करना चाहते हैं आपकी बात में। जनरल बख्शी प्लीज। देखिए, मैं एक बार फिर तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थी, मैं तहे दिल से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमारा देश इज ग्रेटफुल कि उन्होंने बहुत भारी हादसा बचा दिया। लेकिन हमको ऑफ कोर्स वी विल लर्न लेसन्स, ऑफ कोर्स हम लोग प्लग करेंगे लूप होल्स जो पकड़े गए हैं, ठीक है, लेकिन रक्षात्मक होकर ही नहीं रुकना है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ कहा था, हम बख्शेंगे नहीं इस बार पाकिस्तान को। पाकिस्तान और जो भी आतंक के पीछे हैं वहां तक हम जाएंगे कि ये चीज हेड ऑफ हो गई, ये चीज बचा दी गई, इज नॉट सफिशिएंट टू लेट पाकिस्तान ऑफ द हुक। हमारी एजेंसियों ने अच्छा काम किया है, कूडोस टू देम, बट दैट डज नॉट मीन पाकिस्तान इज नॉट गिल्टी। और 2900 किलो एक्सप्लोजिव, ये कोई पेड़ पे उगता है? 2900 किलो एक्सप्लोजिव किसी देश में भेजना इज इटसेल्फ एन एक्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल। बख्शी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे साथ आज महाभारत का हिस्सा बनने के लिए। और बड़ी बात यही है कि ये जो डॉक्टर प्लान एक्सपोज हुआ है, इसके अलावा भी कितने प्लान चल रहे हैं उन पर भी बात करनी चाहिए, उन पर भी एजेंसियों को नजर रखनी पड़ेगी, जाहिर है कि रख रही होंगी। और इसके आगे क्या क्या तरीके इजाद कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर, उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH